Hello everyone, I am Aditya Vora, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC कठुआ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर फ्रॉम क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम NCERT को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि लास्ट ईयर्स में जैसे 2020 और 2021 और 2022 में भी इवन NCERT बेस्ड ही बायोलॉजी आई है, तो हमें NCERT को लाइन बाय लाइन अच्छे से करना है। ठीक है, so let's get started. First line what says is food is one of the basic requirements of all living organisms. बिल्कुल ठीक बात है। The major components of our food are carbohydrates, proteins and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic materials for growth and repair of tissues. The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. Biomacromolecules in food cannot be utilized in our body by their original form. Now, biomacromolecules, what is the meaning of this? Biomacromolecules means that large molecules like carbohydrates, proteins or fats that are mentioned here, okay? They have to be broken down and converted into simple substances. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion. So यहाँ हमें एक बहुत ही important point मिल गया, that is definition of digestion. ये भी आपको एज इट इज़ MCQ फॉर्म में आ सकता है कि ये वाली पूरी लाइन दे देंगे और एंड में ब्लैंक डाल देंगे और पूछेंगे कि टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ हमें डाइजेशन करना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा हुआ है। ओके, बस एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। एक सेकेंड, हाँ अब हुआ। ओके, तो यहाँ डाइजेशन की हमने डेफिनेशन देख ली। आपको एज इट इज़ MCQ में आ सकता है कि ये वाली पूरी लाइन लिख देंगे और एंड में ब्लैंक डाल देंगे और बोलेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें डाइजेशन उसमें चूज़ करना है। ठीक है, बस डाइजेशन चूज़ कर लिया। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ कैरिड आउट बाय डैश एंड डैश। तो इट इज़ कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, आगे चलते हुए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल बिगन्स विद द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। वही हमारा जो माउथ है वहाँ से स्टार्ट होती है एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। और आपको ये याद ज़रूर रखना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कहाँ से ओपनिंग है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला। एंटीरियर ओपनिंग कौन सी है? माउथ। और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस। ठीक है, द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। अब माउथ के आगे जाएंगे तो हमें बकल कैविटी मिलेगी। द बकल कैविटी और ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। Each tooth is embedded in a socket of jaw bone. This type of attachment is called thecodont. So यहाँ हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, जैसे कि यहाँ बोला है कि ईच टूथ इज़ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा टूथ है वो एक सॉकेट में लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ टीथ। ओके, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ओके, तो सबसे इसको बोलते हैं डायफायडोंट। डायफायडोंट को क्या मतलब, इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे। डाई का मतलब टू, फायर का मतलब चेंज होना और डोंट का मतलब टीथ। मतलब कि ह्यूमंस में दो बार टीथ चेंज होते हैं। जैसे कि पहले हमारे आए टेम्परेरी मिल्क टीथ, फिर वो शेड हो गए, उसके बाद हमारे आए परमानेंट टीथ। ओके, अब आगे चलते हैं। An adult human has 32 permanent teeth, out of which 4 are different types. Heterodont dentition. यहाँ में एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने को मिली है, हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट का क्या मतलब? हेट्रो का मतलब अलग और डोंट का मतलब टीथ। इससे क्या पता लगता है कि हमारे अंदर अलग अलग टाइप्स की टीथ हैं। उनके नेम क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ teeth in each half of the upper and lower jaw in the order ICPMM is represented by dental formula.
तो यहाँ हमारे पास एक डेंटल फार्मूला आया है। डेंटल फार्मूला का क्या मतलब कि हम टीथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, और ये ऑर्डर में क्या है ICPM। ICP, मैं यहाँ इसको P लिख देता हूँ और M। ओके, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और ये हमारी किसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक हाफ जॉ की, मतलब कि जैसे हमारे 2 साइड्स होते हैं ना जॉ की, तो ये हाफ की है और इसके जो साइड होगी वो एग्जैक्ट सेम होगी। मतलब हमारे पास देखने से क्या पता लगती है, अपर जॉ में, अपर हाफ जॉ में 2 इंसीजर, एक कैनाइन, एक 2 प्री मोलर और 3 मोलर हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में भी और जो अदर हाफ है उसमें भी। द हार्ड चोइंग सर्फेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब मैस्टिकेशन का मतलब, मैस्टिकेशन मतलब मिक्सिंग विद सलाइवा। The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by frenulum. अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी बार आ जाता है टेस्ट वगैरह में, कि ये वाली पूरी लाइन लिख देंगे, टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय डैश। अब स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होती, तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि फ्रेनुलम। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले, आउट सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारी टंग के ऊपर जो कई लोग सोचते हैं कि हमारी टंग के ऊपर सिर्फ टेस्ट बड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं कॉल्ड पैपिले, और इन पैपिले पे कुछ कुछ जगह पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, सारे पे नहीं, कुछ कुछ पे, सम ऑफ विच। ओके, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब अब यहाँ हमारे पास आ गया फेरिंग्स, हम बक्कल कैविटी के आगे आ गए, फेरिंग्स आ गया, जिसमें फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड एंड एयर। द ईसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। अब ईसोफेगस किस लिए, फूड के लिए, और ट्रेकिया किसके लिए, विंड पाइप, इसका नाम ही बता रहे एयर के लिए। A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into glottis, the opening of windpipe। तो यहाँ हमें ये कहना चाह रहे हैं कि विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और वो एपिग्लॉटिस जो है वो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, किसमें, विंड पाइप में। अगर फूड विंड पाइप में चला जाएगा तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आगे चलते हुए हमारे पास आ जाती है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थॉरैक्स एंड डायफ्राम, लीड्स टू अ जे शेप्ड बैक कॉल्ड स्टमक। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। जैसे यहाँ हमारे पास सबसे पहले आया था माउथ, माउथ से आगे चले हम तो हमारे पास बकल कैविटी आई थी, या ओरल कैविटी जिसको बोला। उसके बाद आगे चले फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद हम आगे स्टमक पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्टमक। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोईसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। अब हमारे स्टमक में एंट्री से पहले एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर का क्या मतलब है, एक मसल है, मतलब वो ऐसे फ्लैप की तरह काम करती है कि एंट्री जब फूड आएगा तो वो ओपन हो जाएगा ताकि स्टमक में फूड एंटर कर सके, और इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पोर्शंस। मतलब हमारी जो स्टमक है उसके भी 4 पोर्शंस हैं। क्या क्या, जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। अब कार्डियक पोर्शन क्या है, जो जहाँ पे ईसोफेगस ओपन होता है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, कार्डियक पोर्शन में ईसोफेगस ओपन हुआ है। अ फंडिक रीजन, बॉडी एंड अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब पाइलोरिक वो रीजन है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, और कार्डियक वो रीजन है जहाँ पे ईसोफेगस आके मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम स्टमक के आगे बढ़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, अ सी शेप्ड ड्यूडोनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आगे 3 पार्ट्स हैं। सी शेप्ड ड्यूडोनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इज इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पेलोरिक स्फिंक्टर। अब इसका नाम कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है,
पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक से, तो इसका नाम वहीं से आया, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर है, मसल है, गाइड करता है फूड और एंट्री ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ये तीन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक इन विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब सीकम ऐसा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का क्या मतलब, वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं और हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं। A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. अब यहीं से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी राइज होता है सीकम पे से। सीकम जो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या मतलब कि ये अब मॉडर्न ह्यूमन में, यानी कि हमारे में किसी काम का नहीं, ये पुराने ज़माने में काम आया करता था। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलन। कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। अब हम सीकम से आगे कॉलन में आ गए। कॉलन में आगे 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू अ रेक्टम विच ओपन्स आउट टू द एनस। अब हमें यहाँ क्या पता लगा कि जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलन है वो ओपन कहाँ होता है, रेक्टम में, और रेक्टम कहाँ ओपन होती है, एनस में। ओके। The wall of the alimentary canal through rectum possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa. ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कनाल की वॉल है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। अब इसको कैसे समझे, इसको हम समझते हैं ऐसे, जैसे आपने बिजली की तारें देखी होंगी, उसके अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक तार होती है ना, वैसी। जैसे कि अगर हम सबसे बाहर वाली लेयर को माने, एक लेयर ये होगी, इसका कलर चेंज करें तो इसके अंदर भी एक और लेयर होगी, उसके अंदर एक और लेयर, और उसके अंदर एक और लेयर, और बीच में हमारी होगी जो एलिमेंट्री कैनाल की पैसेज है। ठीक है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल possesses serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa is the outermost layer, मतलब कि ये जो आउटर मोस्ट वाली लेयर है इसका नाम है सिरोसा। सिरोसा इज मेड अप ऑफ थिन मीसोथीलियम, मतलब ये मीजोथीलियम से बनी है। मीजोथीलियम का क्या मतलब, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल मतलब इंटरनल, मतलब कि जो हमारे भी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनका जो एपिथीलियम है उनसे बनी होती है मीजोथीलियम, विद सम कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस इज formed by smooth muscles usually arranged into inner circular and outer longitudinal layer। मतलब सिरोसा के अंदर अब आती है मस्कुलरिस, मतलब ये वाली जो लेयर है, और ये बनी होती है मसल से। नाम ही बता रहा है कौन सी मसल से, स्मूथ मसल से। एंड ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। यहाँ पे मसल के टाइप्स बताए हुए हैं, जैसे कि इनर साइड पे हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं और आउटर साइड पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब कई कई जगह पे ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्टमक में प्रेजेंट होती है। द सबम्यूकोसल लेयर, अभी अगली लेयर आ गई जो ये वाली है। सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज फॉर कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा। मतलब कि अगर हम ड्यूडेनम में देखें तो सबम्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ओके। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड म्यूकोसा। मतलब सबसे इनर वाली लेयर उसको बोलते हैं म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्ड्स रूगे इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि जो स्टमक है उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शंस होती है जिसको कहते हैं रूगे, और इंटेस्टाइन में भी स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं जिसको बोलते हैं विलाय। ये दोनों ही लेयर्स, ये दोनों ही चीज़ें किससे बनी होती हैं, म्यूकोसा लेयर से। द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय गिविंग अ ब्रश वाटर अपीयरेंस। मतलब कि जैसे आप डायग्राम में ही देखो कि विलाय है, इन्होंने विलाय शो की हुई, विलाय के ऊपर ही ऐसे छोटी 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 प्रोजेक्शंस होती है जिनको माइक्रोविलाय बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए।
These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessels called the lacteal. अब इन विलाई के अंदर ही ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स और लैक्टियल्स भी होते हैं. लैक्टियल्स किसके लिए? लिम्फ के लिए. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. अब म्यूकोजल सेल्स के पास कुछ गॉबलेट सेल्स भी होते हैं. गॉबलेट सेल्स का क्या काम है? उनका काम भी म्यूकस सिक्रिएट करना है, जो किस में हेल्प करते हैं? ल्यूब्रिकेशन में. म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. म्यूकोजा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बनाती है. एंड क्रिप्स इन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन. अब म्यूकोजा के हमने कितने सारे फंक्शन देख लिए कि यहाँ इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं, रुगे प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं और क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन. ओके, जैसे ना डायग्राम में भी शो करते क्रिप्ट. क्रिप्ट क्या मतलब है? जैसे क्रिप्ट का इंग्लिश में मीनिंग होता है छुपी हुई जगह. अब ये छुपी है, जैसे ये विलाया, ये तो इसके बीच में छुपी हुई है जगह ये वाली, तो इसको बोलते हैं क्रिप्ट. और हमने जो पीछे अभी डायग्राम देखा था चारों लेयर्स का, तो हम उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और ल्यूमन. मस्कुलैरिस में भी इन्होंने शो की हुई है. इनर सर्कुलर मसल्स है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है. अब हम आगे चलते हुए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे. हम यहाँ तक हमने देखा एलिमेंट्री कनाल, जो हमने करे थे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स है, एक है एलिमेंट्री कनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो एलिमेंट्री कनाल वाला पोर्शन हमने कर लिया. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री समझिए, अपने आप को डाउट अपना राइट करिए और फिर उसमें हम देखेंगे कि आपका क्या डाउट है. अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कनाल. और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ना, वो हमेशा एलिमेंट्री कनाल के साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं. और इनमें क्या क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास. सबसे पहले हम चलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा. सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. मतलब हमारे पास 3 पेयर्स हैं. 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 हैं. द पैरोटिड्स, द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल्स. ये तीनों पेयर्स के नाम हैं. ये आपको याद रखने, क्योंकि ये पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं. दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी एंड सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. मतलब ये जो ग्लैंड्स है ये बकल कैविटी के ही जस्ट आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं लिवर के ऊपर. लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. ये मेन फैक्ट है, हमें याद रखना है. वैसे भी याद ही रहता है छोटी क्लास से भी कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, weighing about 1.2 to 1.5 kg in the adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. मतलब ये डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है और इसके अंदर 2 lobes हैं. और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आ गई अब कि hepatic globules. Hepatic globules are the structural and functional units of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords. उसका क्या मतलब है कि लिवर के अंदर हमारे हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं. जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल. वैसे लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? हेपेटिक ग्लोब्यूल. ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheet called Glissen's capsule. मतलब कि जो हर एक हेपेटिक लॉब्यूल है वो एक ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर्ड होता है. और ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है? एक लिपिड की मान लो लेयर है, बस कवरिंग है प्रोटेक्शन देने के लिए. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. Bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and stored and concentrated in thin muscular sac called the gallbladder. अब क्या है, जो लिवर है वो कहाँ प्रोड्यूस करेगा? बाइल. ठीक है, लिवर के जूस का नाम है बाइल. और बाइल सिक्रेट कौन करता है? हेपेटिक सेल्स. हेपेटिक सेल्स ये जाता है फिर एक थिन मस्कुलर सैक के पास जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर. और वहाँ जाके क्या काम है इसका? ये होता है कंसनट्रेट मतलब इसकी कंसनट्रेशन बढ़ाई जाती है. द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट. अब गॉल ब्लैडर के पास भी एक डक्ट है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. अब यहाँ डायग्राम में भी देख लेंगे हम. जैसे कि ये
कि एक डक्ट फ्रॉम लिवर, ये लिवर से डक्ट आई और ये फिर चली गई गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो अब गॉल ब्लैडर से भी जो डक्ट आएगी उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, जैसे हमने देखा। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सिस्टिक डक्ट, द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ से जो सिस्टिक डक्ट आई है यहाँ से, और यहाँ से जो लिवर की डक्ट आई है बाइल डक्ट, और वो मिला के क्या बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एंड एज कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब एक कॉमन बाइल डक्ट मिल जाती है पैंक्रियास की डक्ट के साथ, क्योंकि पैंक्रियास भी इसके साथ ही एसोसिएटेड होता है, और फिर दोनों मिलके क्या बनाती हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट विच इज़ गार्डेड बाय द स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी चुका है कि हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर नोन एज डैश, तो उसका आंसर आएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड, अब हम पैंक्रियास पे आगे। पैंक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब आपको पता होगा कि ग्लैंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो पैंक्रियास क्या है कंपाउंड है, मतलब कि दोनों है। इज द कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेड ड्यूडेनम। मतलब कि जो ड्यूडेनम है उसके दोनों साइड में बीच में प्रेजेंट होता है पैंक्रियास। द एक्सोक्राइन पोर्शन secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes and the endocrine portion secretes the hormones insulin and glucagon। मतलब कि जो पैंक्रियास में एक्सोक्राइन पोर्शन है वो सीक्रेट करता है डाइजेशन के लिए जूसेस, मतलब जो डाइजेशन में काम आएंगे जूसेस वो सीक्रेट करता है। और जो एंडो वाला पार्ट है वो क्या सीक्रेट करता है हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हम जब इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे एंडोक्रिनोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, और उसके आगे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक